Hi everyone. As per the recent request that I got, और उसमें मुझसे कहा गया था कि रोलिंग मोशन का क्रैश कोर्स बनाना है और यू कैन से कि रोलिंग मोशन को एक रैपिड फायर तरीके से हमें समझने की जरूरत है। आज के सेशन में रोटेशनल मोशन फिजिक्स का, जो कि बहुत ही एक अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लोगों के नजर में कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, उस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो लास्ट में आता है, दैट इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। अक्सर लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता कि रोलिंग मोशन में होता क्या है। ट्रांसलेशनरी मोशन और रोटेटरी मोशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो किस तरह से रोलिंग मोशन बनता है, प्योर रोलिंग क्या होता है, इम्प्योर रोलिंग क्या होता है, तो अक्सर लोगों के मन में कंफ्यूजन सा रह जाता है। सो इन दिस सेशन हम रोलिंग मोशन को स्पेसिफिकली एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये सेशन पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा इस बात की अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि आपको बेसिक्स ऑफ रोटेशन पता है, जैसे कि आपको टॉर्क लिखना आता है, आपको न्यूटन लॉस ऑफ मोशन पता है, यानी आपको फोर्स इक्वेशन लिखना आता है। ये मेरी बेसिक असम्पशन है जिसके बेसिस पे मैं स्टार्ट करने वाला हूं। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन को समझने से पहले हमें जानने की जरूरत है कि स्लिपिंग क्या होता है, स्पिनिंग क्या होता है, और उसके बाद हमें जानने की जरूरत है कि रोलिंग मोशन क्या होता है। तो मैं पहले आपको स्लिपिंग समझाता हूं कि स्लिपिंग के केस में क्या होगा। कि लेट्स इमेजिन कि आपके पास एक इस तरह का व्हील है, एक चक्का है, एक तरह से व्हील है आपके पास, और ये आपका ग्राउंड है। दिस इज योर ग्राउंड और ये आपका जो है व्हील है। नाउ इस पर्टिकुलर व्हील के पास एक ट्रांसलेटनरी वेलोसिटी है विच इज कॉल्ड एज VCM, यानी इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी है एंड इसके पास कोई ओमेगा नहीं है, ओमेगा इसका 0 है, यानी कि इसके पास सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है। VCM इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू 0, यानी इसके पास कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, यानी कि ये व्हील घूमेगा नहीं, सीधा सीधा ऐसे चला जाएगा। अब इसमें एक चीज हमें और मानना होगा कि ये जो सरफेस है वो सरफेस फ्रिक्शनलेस है, क्योंकि अगर यहां पर फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगता, एक टॉर्क प्रोड्यूस करता, और जब वो टॉर्क प्रोड्यूस करता तो ये घूमने लगता। तो सिर्फ स्लिपिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इन दैट केस मैं मान के चलूंगा कि आपका ग्राउंड जो है वो फ्रिक्शनलेस है और इसके पास सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है। ये पूरा का पूरा स्फीयर घूमेगा नहीं, सीधा ऐसे आगे चला जाएगा with a velocity called as velocity of center of mass. This is called as the case of slipping. It does not involve any friction. स्पिनिंग के केस में आ जाते हैं। स्पिन का मतलब घूमना। तो अगेन सेम व्हील को इमेजिन करो कि इस तरह से ये व्हील है, यहां पर कोई ग्राउंड नहीं है, इस व्हील को ऐसे सेंटर में जो है इस व्हील को पाइवट कर रखा हुआ है, हिंज कर रखा हुआ है, यानी किसी हिंज पॉइंट के अबाउट एक व्हील घूम सकता है। तो यहां पर इस व्हील में अगर आप देखेंगे, देन फॉर दिस पर्टिकुलर व्हील इट विल हैव सम ओमेगा, इसका ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, इट विल हैव सम ओमेगा, हाउएवर इट विल नॉट हैव एनी VCM, इसका VCM बराबर 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि स्पिनिंग के केस में जो होता है उसमें the omega is not equal to 0, यानी it is rotating and the VCM equal to 0। ये VCM equal to 0 का मतलब क्या है? स्पिन का मतलब क्या होगा? that axis of rotation, यानी जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, which is this axis, ये जो मार्कर अगर आप देखेंगे, if you are able to see this marker, तो ये मार्कर को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन मान सकते हैं, जिसके अबाउट जो है, इस मार्कर के अबाउट जो है ये घूम रहा है। तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन रेस्ट पे होना चाहिए। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट रेस्ट, ये होता है आपका स्पिनिंग का केस। तो यहां पर मैं फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर कोई ग्राउंड इन्वॉल्व ही नहीं है, नीचे कोई जमीन नहीं है जो मुझे फ्रिक्शन दिखाने की जरूरत है इस केस में, राइट। चलिए रोलिंग का केस देखते हैं। अच्छा, बाय द वे, जब हम सिर्फ स्लिपिंग की बात करते हैं तो इसको आप टर्म कर सकते हैं, दिस इज प्योर ट्रांसलेशन, यानी कि सिर्फ ये ट्रांसलेट कर रहा है, सिर्फ आगे बढ़ रहा है, इट्स अ प्योर ट्रांसलेशन, कोई रोटेटरी इफेक्ट नहीं है। Whereas if you talk about this, then this is called as pure rotation, ये आपका प्योर रोटेशन का केस हो जाएगा, यानी यहां पर सिर्फ रोटेट कर रहा है, ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, यानी आपका व्हील आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जब
हम बात करेंगे रोलिंग की, तो रोलिंग के केस में इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लिपिंग एज वेल एज स्पिनिंग, यानी वहां पर ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेटरी मोशन भी होगा। अब इन द केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन हमें दो चीजें लिखना आना चाहिए। अब वो दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? फर्स्ट, आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहिए, सेकंड आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना आना चाहिए। बिकॉज जब भी हम कोई सवाल करेंगे तो उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अक्सर हमारे सामने आएगा अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, एंड एनर्जी कंजर्वेशन भी हमारे सामने आएगा अगेन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। किस कंडीशन में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, बाद में बात करेंगे। सिमिलरली एनर्जी कब कंजर्व करेंगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मुझे आपको अब ये लिखना सिखाना है कि इस केस में एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं और इस केस में एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं। लेट्स राइट अबाउट इट। सो ये प्योर ट्रांसलेशन में यहां पर कट कर दे रहा हूं। यहां से मैंने जब आपको दिखाई दिया है कि VCM बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं ये थोड़ा सा स्पेस क्लियर करता हूं, इसको आप नोट करके रखना, और यहां से ये वाला स्पेस क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब जो है ये ग्राउंड पे आपका एक पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड जिसको मैं S बोल रहा हूं। तो इस पॉइंट के अबाउट आपको जो है इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए। इसका एंगुलर मोमेंटम अगर आप इसके अबाउट लिखेंगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो एंगुलर मोमेंटम, देखो एंगुलर मोमेंटम दो तरीका का होता है, ऑर्बिटल एंड स्पिन। ऑर्बिटल मतलब आप मान के चलते हैं कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसे लिखा जाता है v क्रॉस r। सो इन दैट केस जो है, इस केस में ये घूम नहीं रहा है, तो यहां पर इट विल बी L ऑर्बिटल प्लस L स्पिन। यहां पर ये घूम नहीं रहा है तो आपका स्पिन हो जाएगा 0। आपका m और आपका एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल कैसा लिखा जाएगा, आप मान के रखेंगे कि इस व्हील का मास अगर m है तो आप इमेजिन कर लिए कि वो मास जो है यहां पर सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ है, एंड इन दैट केस इट विल बी रिटन एज m VCM into R, m VCM into R। और ये यहां इस पॉइंट से देखेंगे तो आपको फील होगा क्लॉकवाइज, इस पॉइंट से देखने की कोशिश करो तो आपको ये क्लॉकवाइज फील होगा। तो इस तरीके से आपने एंगुलर मोमेंटम लिख दिया। देयर विल बी ओनली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड दैट विल बी गिवन एज m VCM R in the clockwise orientation. Now you may have a question कि orbital angular momentum कैसे लिखते हैं, spin angular momentum कैसे लिखते हैं। For that अगर वहां पर आपको कोई सवाल है then I'll have to cover that in a separate topic which I will eventually। अभी फिलहाल मैं इस बात को अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना आता है, आपको एनर्जी लिखना आता है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखने वाला हूं। सिमिलरली इसका एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। अगर आप इसका एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, अच्छा एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट लिखा जा रहा है, आई एम राइटिंग एंगुलर मोमेंटम अबाउट S। तो इसका एंगुलर मोमेंटम अगर आप लिखेंगे देन यू विल राइट इट एज L ऑर्बिटल प्लस L स्पिन। सी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होने के लिए बॉडी को पूरा मूव करना पड़ेगा, यानी उसके सेंटर ऑफ मास को भी मूव करना पड़ेगा। तो यहां पर ऑर्बिटल था, यहां पर बॉडी पूरी तरह मूव नहीं कर रहा, उसका सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर रहा, वो सिर्फ स्पिन कर रहा है। तो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो 0 हो जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा I, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, इस पॉइंट को O मान लो। सो आपका I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट O into ओमेगा which is this value, and कैसे घूम रहा है ये क्लॉकवाइज ना, तो ये एंगुलर मोमेंटम भी आप लिखेंगे क्लॉकवाइज। इस तरीके से आपने एंगुलर मोमेंटम लिख दिया है। अब हम लिखेंगे इसके बारे में एनर्जी की, इन दो केसेस की एनर्जी को कैसे लिखा जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखेंगे। कभी भी जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं देन यू राइट काइनेटिक एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। सिंस ये रोटेट नहीं कर रहा तो इसका काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हो जाएगा 0, एंड काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल विल बी गिवन एज हाफ द मास ऑफ द व्हील VCM का स्क्वायर। ये आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और यहां पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे देन विल राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। यहां पर ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रांसलेशन तभी ही पिक्चर में आ सकता है when the center of mass is getting displaced, and if the center of mass is not getting displaced, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। तो यहां पर प्योर रोटेशन का केस है, सो ट्रांसलेशन टर्न्स आउट टू बी 0 एंड काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कैन बी रिटन एज हाफ I about O, I about O सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, इनटू ओमेगा स्क्वायर।
तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नाउ इसमें काइनेटिक एनर्जी में कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मत बोल देना, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन। तो हमने स्लिपिंग विच इज प्योर ट्रांसलेशन समझा क्या होता है, और उस केस में मैंने एंगुलर मोमेंटम लिखना सीखा। ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम हमेशा मैं ग्राउंड पे एक पॉइंट है एस उसके अबाउट ही लिखूंगा, ग्राउंड पे पॉइंट है एस उसके अबाउट लिखूंगा, और यहां पर मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी भी लिखा सीखा है ना, हमने काइनेटिक एनर्जी भी लिखा। सिमिलरली स्पिनिंग वाज कॉल्ड एज प्योर रोटेशन, ये प्योर रोटेशन का केस हो जाएगा। अब आ जाते हैं रोलिंग की। रोलिंग की जब हम बात करेंगे तो रोलिंग को कैसे समझना होता है। अब रोलिंग के केस में आप फिर से अपना डिस्क ले लो या फिर व्हील ले लो, इस तरह से आपका व्हील है। रोलिंग इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, दोनों को मिला दो। जब दोनों को मिला दोगे यानी ट्रांसलेटरी मोशन भी होना चाहिए, रोटेटरी मोशन भी होना चाहिए। यानी कि अगर आप अपने इस डिस्क को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये डिस्क VCM भी रखता है और ये डिस्क ओमेगा से घूम भी रहा है। सो दिस बिकम्स द केस ऑफ रोलिंग, राइट। और ये आपका पॉइंट O हो गया, यानी कि यहां पर बोथ VCM is not equal to 0 and in this case your omega is not equal to 0. When I say VCM not equal to 0, इसका मतलब क्या होगा, your axis of rotation जो कि हम मान के चल रहे हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये मेरा अजम्पशन है इस केस में कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इट माइट सो हैपन कि एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से ना पास हो, लेकिन वो केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर ओनली कंसीडरिंग अ केस जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो। सो सिंस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू 0, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ट्रांसलेटिंग, यानी आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी जो है वो मूव कर रहा है, एंड दिस बिकम्स द केस ऑफ प्योर रोलिंग। और ये आप ग्राउंड बना लीजिए, ये आपका बन गया एक तरह से ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, ठीक है। अब इस केस में, प्योर रोलिंग के केस में अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये आप अपना पॉइंट S मानो, इस पॉइंट के अबाउट जो है आपको दो चीजें लिखना आना चाहिए। पहले तो यहां पर लिख देते हैं दिस इज रोलिंग इज बेसिकली अ केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का ये केस होता है, इसमें रोटेशन ट्रांसलेशन साथ में हो रहे हैं। अब इसमें अगर आप एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, दिस एंगुलर मोमेंटम विल बी रिटन एज एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल प्लस एंगुलर मोमेंटम स्पिन। स्पिन और ऑर्बिटल दोनों को लिखना होगा। ऑर्बिटल आप लिखेंगे MVCM इंटू R क्लॉकवाइज। इस पॉइंट के अबाउट आपको लगेगा कि ये पॉइंट मास है यहां पर M जो VCM से जा रहा है, तो यहां से फील होगा क्लॉकवाइज जा रहा है। प्लस स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम क्या लिखेंगे आपका, स्पिन एंगुलर मोमेंटम आप क्या लिखेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट O इनटू ओमेगा, और ये भी जो जा रहा है इट इज गोइंग क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आपने जो है लिख दिया। अगर इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो मैं प्लस की जगह माइनस साइन से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता। ये हुआ आपका एंगुलर मोमेंटम। लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी कि हम काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे। यू विल बी राइटिंग काइनेटिक एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, आप मान के चलेंगे कि जो आपका व्हील है उसका मास एक पॉइंट मास है जो सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ है और वो VCM से आगे जा रहा है, सो इट्स गोइंग टू बी हाफ M VCM का स्क्वायर प्लस, अब आप लिखेंगे रोटेशनल। सी ट्रांसलेशनल लिखते वक्त, ट्रांसलेशनल कंपोनेंट को समझते वक्त आप मानो कि प्योर ट्रांसलेशन है, रोटेशनल कंपोनेंट को लिखते वक्त आप मानो कि प्योर रोटेशन है। सो प्योर ट्रांसलेशन माना तो ऑर्बिटल लिखा, प्योर रोटेशन माना तो स्पिन लिखा, प्योर ट्रांसलेशन माना तो हाफ MVCM स्क्वायर लिखा, प्योर रोटेशन माना तो आपने लिखा हाफ I about O into ओमेगा का square, and that is how you can write the angular momentum and kinetic energy in the case of slipping, spinning and rolling. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से समझ पाओ कि तीनों मोशन अपने आप में डिफरेंट कैसे हैं, कैसे वो कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होता है,
उस केस में कैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या स्पिन लिखा जाता है, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं और टोटल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं। इट इज हाईली इंपेरेटिव कि आपको ये सारे टर्म समझ में आ रहे हो, तो काइंडली प्लीज आप इसको नोट कर लो। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं और इसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, इनफैक्ट रोलिंग के अलग अलग केसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो काइंडली प्लीज नोट, a little while ago we understood about rolling, at least we introduced कि रोलिंग क्या होता है। एंड रोलिंग के केस में हमने देखा था कि आपका जो ये व्हील है, दिस पर्टिकुलर व्हील इज ट्रांसलेटिंग विथ सम velocity of center of mass which is not equal to 0, that is this axis of rotation is translating, and parallelly this wheel is also rotating with omega which is also not equal to 0, and this is how the rolling phenomena is happening। और हमने लिखना भी यहां पर सीखा था, how do we write the values of angular momentum and kinetic energy। एंगुलर मोमेंटम मैंने बोला हमेशा इस पॉइंट के अबाउट लिखते हैं, मैंने आपको बताया कि एंगुलर मोमेंटम आप लिखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट s is going to be in this case orbital angular momentum s orbital हो जाएगा प्लस s स्पिन हो जाएगा। ऑर्बिटल आपका आ जाएगा m v c m कैपिटल R क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन प्लस l स्पिन आपका आ जाएगा I ओमेगा अगेन क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम मैंने इस तरह से लिख दिया। अब काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी विल बी रिटन एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन हो जाएगा आपका हाफ m VCM का स्क्वायर। आपने मान लिया कि टोटल मास पॉइंट मास बना करके यहां पॉइंट पे रख दिया जो VCM से जा रहा है, सो हाफ m VCM स्क्वायर प्लस रोटेशन हो जाएगा कि आप मानेंगे सिर्फ घूम रहा है I अबाउट दिस C इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी भी लिख दिया। अब ये रोलिंग मोशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, इनटू प्योर रोलिंग एंड इम्प्योर रोलिंग। अब प्योर रोलिंग और इम्प्योर रोलिंग क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। प्योर रोलिंग जो होता है इस केस में देयर इज नो स्लाइडिंग, यानी घर्षण नहीं होगा। अब घर्षण कहां हो सकता है, विथ ग्राउंड, सो देयर इज नो स्लाइडिंग एट कॉन्टैक्ट, जहां पर भी कॉन्टैक्ट होगा वहां पर स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए। इम्प्योर रोलिंग में देयर इज स्लाइडिंग एट कॉन्टैक्ट, जो आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट है उस पॉइंट पे आपका स्लाइडिंग होता है इम्प्योर रोलिंग के केस में। अब यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां भी उसकी बात चल रही है और यहां भी उसकी बात चल रही है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है ये पॉइंट, दिस इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट, यहां पर आपका कॉन्टैक्ट होगा। अब इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे देन दिस पॉइंट इज कॉमन बिटवीन ग्राउंड एंड द व्हील, दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट है ये। तो इसको हम समझेंगे कैसे, इसको समझने का तरीका क्या होता है, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को दो पार्ट में ब्रेक करो। इसी कॉन्टैक्ट पॉइंट को आप समझो कि ये व्हील पे कॉन्टैक्ट पॉइंट और ये ग्राउंड पे कॉन्टैक्ट पॉइंट, ध्यान से वही कॉन्टैक्ट पॉइंट है। समझने के लिए मैंने मान लिया कि उस कॉन्टैक्ट पॉइंट को मैं पहले व्हील पे मानता हूं और दूसरा ग्राउंड पे मानता हूं, और इसको जो है मैंने ए मान लिया और इसको जो है मैंने बी मान लिया। ठीक है, इस तरीके से। अब ये रोलिंग मोशन यहां पर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट सी है आपका सेंटर ऑफ मास, तो ये VCM होगा और ये ओमेगा से घूमेगा, इस तरह से ओमेगा से घूम रहा है। नाउ प्योर रोलिंग का मतलब क्या होगा समझना। प्योर रोलिंग का मतलब यह होगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई घर्षण ना हो। घर्षण कब होता है, व्हेन देयर इज रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ना हो, एक सरफेस पे दूसरी चीज स्लाइड कर जाएगी तो घर्षण होगा। यहां पर एक सरफेस पे दूसरी सरफेस स्लाइड ना करे तो उनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी ना हो, तब जाकर के प्योर रोलिंग का केस आएगा। सो ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होने का मतलब क्या है कि ए और बी की वेलोसिटी सेम हो जाए ना, तभी तो उनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं रही। तो आपकी प्योर रोलिंग की जो कंडीशन होगी वो ये होगा कि कॉन्टैक्ट पे, आई विल रादर राइट इट एज एट कॉन्टैक्ट कॉमा velocity of A point should be equal to velocity of B point।
जब ऐसा केस होगा तो आपके ये दोनों पॉइंट की सेम वेलोसिटी है, देयर विल बी नो स्लाइडिंग, यहां पर देयर विल बी नो स्लाइडिंग, कोई स्लाइडिंग यहां पर नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन, यानी कि ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इस वजह से कोई स्लाइडिंग नहीं हो रहा। बट एक पॉइंट समझना यहां पर कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन टेंडेंसी तो हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना। सी, टेंडेंसी ऑफ मोशन यानी मोशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, एंड देन रिलेटिव मोशन यानी मोशन हो गया है। सो इन दैट केस दे बोथ आर डिफरेंट। टेंडेंसी हो सकती है, भले ही मोशन ना हो, बट टेंडेंसी तो है। तो अगर टेंडेंसी रही, इफ अच्छा, एक चीज यहां समझो, सिंस देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयरफॉर देयर विल बी नो काइनेटिक फ्रिक्शन, कोई काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है। हाउएवर भाई रिलेटिव मोशन नहीं है, बट इफ देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ध्यान रखना, टेंडेंसी मतलब पॉसिबिलिटी बनती है। अगर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, देन देयर विल बी फ्रिक्शन होगा, बट काइनेटिक ना होकर के उस समय वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा आपका, काइनेटिक ना होकर के स्टैटिक होगा। कब होगा ऐसा? व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो आपको देखना होगा कि टेंडेंसी है कि नहीं है। दूसरा, इम्प्योर रोलिंग। अच्छा, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या निकल कर आई कि भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, पॉइंट ऑन दी जस्ट अबव द कॉन्टैक्ट, जस्ट बिलो द कॉन्टैक्ट, ऑन द ग्राउंड एंड ऑन द व्हील शुड टर्न आउट टू बी सेम वेलोसिटी बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इम्प्योर रोलिंग में क्या होगा, आप इसी तरह से पॉइंट मान लेंगे, ये आपका जो है सेंटर है सी, ये आप जा रहे हैं VCM से, ये घूम रहा है लेट्स से ओमेगा से, तो ये पॉइंट आपने A माना जो डिस्क पर है या फिर व्हील पर है, ये पॉइंट आपने B माना। सो इन दिस केस एट कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसमें वेलोसिटी ऑफ A इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B, दोनों की वेलोसिटी इक्वल नहीं होती। सो इस केस में क्या हो जाएगा, देयर विल बी relative motion, सीधा सीधा relative motion शुरू हो जाएगा, एंड सिंस देयर विल बी relative motion, therefore क्या आ जाएगा पिक्चर में, देयर विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पर आ जाएगा, यानी घर्षण होने लगेगा। ऐसी रोलिंग को हम बोलते हैं इम्प्योर रोलिंग, राइट। तो अब जो है हमें जानना है इंडिविजुअली कि प्योर रोलिंग क्या होता है, इम्प्योर रोलिंग क्या होता है। बट बिफोर वी वेंचर इनटू दैट, आई जस्ट वांट यू टू राइट दीज थिंग्स एंड अंडरस्टैंड ईच पॉइंट इन डिटेल। चलिए प्योर रोलिंग को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डिटेल में उतरेंगे। अब प्योर रोलिंग के केस में होगा क्या, पहले तो मैं रोलिंग के पैरामीटर्स डिफाइन कर दूं कि भाई ये आपका व्हील है और ये सेंटर ऑफ मास है C, और ये जा रहा है यहां पर V सेंटर ऑफ मास से, और ये ऐसे भाई साहब घूम रहे हैं ओमेगा से। प्योर रोलिंग के केस में मैंने कंडीशन आपको बताया था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है एक डिस्क पर ले लो A, यहां ले लो B, और मैंने आपसे कहा था द वेलोसिटी ऑफ A शुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ B, ये हमसे कहा गया था। अब आप पॉइंट की वेलोसिटी को समझने की कोशिश करना। A पॉइंट में वेलोसिटी किस कारण की वजह से आएगा, यहां पर इस पर्टिकुलर व्हील की जो मोशन हो रही है वो मोशन दो तरीके की हो रही है, रोटेशन, प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन कंबाइंड। तो A पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वो A पॉइंट की वेलोसिटी एक कंपोनेंट उसका होगा ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से, दूसरा कंपोनेंट उसका होगा रोटेटरी मोशन की वजह से। ये चीज आपको जानने की जरूरत है। तो आप जब ट्रांसलेटरी मोशन को देखेंगे तो रोटेटरी मोशन को भूल जाना। तो मैं A पॉइंट का वेलोसिटी लिखने जा रहा हूं, कौन सा वेलोसिटी, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी। तो इस रोटेशन को टेम्पररीली भूल जाओ, इस रोटेशन को टेम्पररीली भूल जाओगे तो ऐसा लगेगा ये सीधा आगे जा रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट A है, ये जो पॉइंट A है ये भी आगे जाने वाला होगा विथ VCM, ट्रांसलेटरी मोशन, सब आगे जा रहा है सीधा सीधा, तो हर एक पॉइंट जो है A से VCM से आगे चला जाएगा। ये हुआ आपका A पॉइंट का ट्रांसलेटरी वेलोसिटी का कंपोनेंट। अब आप इसमें रोटेशन लेकर आओ,
अब अगर आप देखोगे, जब आप रोटेशन को देखोगे तो भूल जाओ कि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको कैसे दिखेगा? ऐसे घूमता हुआ, ऐसे क्लॉकवाइज घूमता हुआ। ऐसे घूमता हुआ मतलब ए पॉइंट लेफ्ट में जाता हुआ। तो आपको दिखेगा कि ये ए पॉइंट जो है वो इधर भी जा रहा है विथ ओमेगा आर, वेयर आर इज द रेडियस, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, और आपको पता है ओमेगा आर जो होता है वो आपका पेरिफेरी पॉइंट का यानी एंड पॉइंट की वेलोसिटी होती है। तो अब आप यहां पर देखेंगे तो ए की वेलोसिटी, ये आपका कंपोनेंट जो है, this is the translatory component, this is the rotatory component। अच्छा, बी पॉइंट की वेलोसिटी को देखो। बी पॉइंट ग्राउंड पर है, मतलब बी पॉइंट रेस्ट पर है, और जो चीज रेस्ट पे होती है उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो ए पॉइंट की वेलोसिटी अगर आप देखेंगे तो ए पॉइंट की वेलोसिटी भी 0 होनी चाहिए, यानी वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट शुड बी 0, which means दैट ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। तो यहां से मुझे पता चलता है दैट VCM इक्वल टू ओमेगा आर। दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। ये प्योर रोलिंग की कंडीशन यहां से बनकर आ चुकी है कि प्योर रोलिंग होगा तो ये कंडीशन फॉलो होना जरूरी है। अंडर द कॉन्टेक्स्ट, ध्यान से, कि आपका जो सरफेस है, जिस सरफेस पर रोटेशन रोलिंग हो रहा है, वो सरफेस ग्राउंड है और सरफेस रेस्ट पर है। ध्यान से, सरफेस ग्राउंड है तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट भी 0 हुआ, तब भी ही ये दोनों बराबर हुए। अगर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट भी 0 नहीं होता, नीचे का सरफेस भी कहीं मूव कर रहा होता, तो ये कंडीशन नहीं, कुछ और तरह की कंडीशन बनकर आ जाती। ठीक है, अब इसमें जो है हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला कंपोनेंट हमें लिखने की जरूरत है, दैट आई वांट टू राइट डाउन, इज द एंगुलर मोमेंटम। बट बिफोर आई वेंचर इनटू एंगुलर मोमेंटम, यहां पर आप देखने की कोशिश करना, द क्वेश्चन इज, क्या ग्राउंड व्हील पर फ्रिक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? विल देयर बी एनी फ्रिक्शन और नॉट? अगर बी के रिस्पेक्ट में ए वाला पॉइंट अगर रेस्ट पर है, इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, और अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन के खिलाफ नहीं होता, उसकी टेंडेंसी के खिलाफ होता है। सो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी, sure, no issues, but there can be a tendency of relative motion between A and B। उस टेंडेंसी को अपोज करने के लिए आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन सिर्फ ये चीज इंश्योर करेगा कि आपका प्योर रोलिंग कंटिन्यूअस रहे। तो यहां पर क्या चीज मैं लिखना चाहूंगा कि इफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट्स देन it will be static friction to set up pure rolling। प्योर रोलिंग को सेटअप करने के लिए होगा, फुल स्टॉप। वंस प्योर रोलिंग is set up, then the static friction will be gone। इसको ध्यान से लिखना, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन अगर आपका होगा तो वो सिर्फ प्योर रोलिंग को सेटअप करने के लिए होगा। प्योर रोलिंग एक बार सेटअप हो गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन चला जाएगा, बिकॉज जब कोई टेंडेंसी ही नहीं है रिलेटिव मोशन की तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन तब भी आएगा जब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो। ध्यान रखना, मैंने एफएस मैक्स नहीं लिखा, मैंने यहां पर एफएस लिखा हुआ है। चलिए अब लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट लिखेंगे। ये जो ग्राउंड पे रखा हुआ है ना पॉइंट एस, मैं इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहता हूं। सो आई एम गोइंग टू राइट द एंगुलर मोमेंटम नाउ। इसके एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखा जाएगा? इफ यू टॉक अबाउट एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे L अबाउट S इज इक्वल टू L ऑर्बिटल प्लस L स्पिन। ऑर्बिटल अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा M VCM इंटू R क्लॉकवाइज प्लस I अबाउट C ओमेगा क्लॉकवाइज। ये हो गया आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम। नाउ सिंस दे बोथ आर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो मैंने लिखा M VCM इंटू R प्लस, अब यहां पर जो है I की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? I की वैल्यू को यहां पर हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर। एम के स्क्वायर, अब तुम बोलोगे एम के स्क्वायर क्या होता है? तो मैं ध्यान में होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसको
अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल स्फीयर, रिंग, डिस्क, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल in the case of a hollow sphere, in the case of a disk, it is mr square by 2. In the case of a ring, it is mr square. In the case of solid sphere, it is 2 by 5 mr square. So in this case, एक जनरल तरीका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखने का, एंड दैट इज कॉल्ड एज एम के स्क्वायर, वेयर के इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन. के इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन, और रेडियस ऑफ गायरेशन के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है. तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है. ओमेगा, ओमेगा को मैं लिख सकता हूं यहां से वी सी एम अपॉन आर, इस तरीके से. तो अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, अब जो है मैं एम वी सी एम आर कॉमन निकाल देता हूं यहां से. तो एम वी सी एम आर मैंने कॉमन निकाल दिया, और यहां ब्रैकेट में बच गया मेरे पास 1 प्लस एम वी सी आर कॉमन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. यस, इस तरीके से मुझे पता चल गया दिस इज माई एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट एस. इस तरीके से एम वी सी एम आर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ध्यान देना, देखो एग्जाम में सॉल्व करते वक्त है ना, हमेशा है ना, इसको लिखना फिर इसको लिखना. अब इसमें क्या है कि दोनों क्लॉकवाइज है, इस वजह से प्लस हो गया. अगर मान लो एक क्लॉकवाइज होता दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता तो यहां पर माइनस आता. तो आप जो है ऐसे फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. दिस फॉर्मूला मे हेल्प, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगाना है. आपको ये लिख करके ये लिखना आना चाहिए, जो मैं ये जो एंगुलर मोमेंटम लिखने का मैंने बकायदा एक देयर इज अ वीडियो 5-10 मिनट्स का वीडियो है जो मैंने एंगुलर मोमेंटम पे डेडिकेट किया. यू कैन सी दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड हाउ टू राइट दिस एंगुलर मोमेंटम. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द काइनेटिक एनर्जी. अब मैं काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे. And obvious सी बात है, when you talk about kinetic energy, we are talking about kinetic energy which is going to be translational, plus we are talking about kinetic energy which is going to be rotational. अब translational kinetic energy कैसे लिखते हैं? half m vcm का square plus half I about c omega square. This is the rotational kinetic energy. अब I about c को मैं m के square से replace कर देता हूं. I've got half m vcm square plus half, इसको लिख दिया मैंने m के स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को लिख दिया मैंने vcm अपॉन r द होल स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा कैन बी रिटन एज vcm अपॉन r. तो यहां से आपने हाफ m vcm स्क्वायर कॉमन निकाला और आपको मिल गया 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, एंड दैट विल बिकम योर काइनेटिक एनर्जी. तो इस तरह से आप काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग. एंड द ब्यूटीफुल एस्पेक्ट इज काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो इसमें प्लस माइनस का तो हिसाब ही नहीं है. तो ये फॉर्मूला आप ऑलमोस्ट हर जगह पर डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बिकॉज देयर इज नो प्लस एंड माइनस, देयर इज ऑलवेज प्लस. काइनेटिक एनर्जी जो है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड इट विल गेट एडेड इन ऑल द पॉसिबल केसेस. नाउ यहां पर एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि भाई फ्रिक्शन डेफिनेटली काइनेटिक नहीं है, फ्रिक्शन स्टैटिक है, बट क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा? एक चीज समझना, स्टैटिक फ्रिक्शन लग कहां रहा है? अगर लगेगा तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगेगा ना, ये ग्राउंड ए पे लगाएगा, बट बी के रिस्पेक्ट में ए कभी मूव किया ही नहीं, एंड व्हेन देयर इज नो मोशन, जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वो पॉइंट कभी मूव ही नहीं कर पाया. तो ऑब्वियस सी बात है भाई, फ्रिक्शन हो सकता है, बट the work done by the static friction will be zero because of point of contact displace नहीं हुआ. तो इस पॉइंट को भी हमें नोट करके यहां पर रखना है. अब ये जो काइनेटिक एनर्जी मैंने यहां पर डिराइव किया है, इसको मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाह रहा हूं. व्हाट आई वांट इज जस्ट क्विकली पॉज द वीडियो एंड ये सब चीजों को लिख लो. ठीक है, चलिए वापस आते हैं. मैं इसको रब कर रहा हूं, मुझे थोड़ा और समझाना है ये पॉइंट. यस, अब जो है काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं मैं यहां पर. ऑल्सो हमने लिखा यहां पर दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट डू वी एंड अप गेटिंग? वी गॉट इट एज हाफ m vcm स्क्वायर प्लस हाफ
I about c into omega square. This is I have got. What I'm doing here is मैं VCM equal to omega r लिख दे रहा हूं. The condition that we had ना pure rolling का condition VCM equal to omega r, उसको मैं यहां substitute कर रहा हूं. I get kinetic energy as half m omega square r square plus half I about c into omega square. तो इसमें मैंने half mr स्क्वायर प्लस आई अबाउट सी को ऐसे रख दिया और ओमेगा स्क्वायर को बाहर रख दिया. दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, द टोटल काइनेटिक एनर्जी. नाउ व्हाट इज दिस टर्म? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आप देखेंगे तो ये C है और ये पॉइंट जो है आपका लेट्स से A है. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज IC. तो अगर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट A आप लिख सकते हैं. यू कैन राइट I अबाउट A इज इक्वल टू I अबाउट C प्लस mr स्क्वायर. तो यहां से देखने से पता चल रहा है दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट A. तो इसको रब कर देते हैं. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट दिस इज हाफ I अबाउट A इंटू ओमेगा स्क्वायर. नाउ आपको बहुत अच्छे से याद आ जाना चाहिए कि हाफ I ओमेगा स्क्वायर हमेशा प्योर रोटेशन में लिखा जाता था, ट्रांसलेशन में नहीं. यानी कि फिर से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमेशा प्योर रोटेशन में लिखा जाता था और इस रोलिंग को मैंने घुमा फिरा करके हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में लिख दिया. कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये जो पॉइंट ए है, अबाउट पॉइंट ए कॉमा द मोशन इज प्योर रोटेशन. यानी कि अगर आप ए पॉइंट के नजरिए से देखेंगे तो आपको मोशन प्योर रोटेशन दिखेगा. इसीलिए आप लिख पा रहे हैं हाफ आई ए ओमेगा स्क्वायर. अब वो कैसा दिखेगा मैं इस डायग्राम में दिखाता हूं, मतलब एक प्रॉपर स्केच करके मैं आपको दिखाता हूं. हाउ डज दैट लुक लाइक? या लेट मी टेक दिस ऑफ एज वेल. सो ये रहा मेरा और ये रहा हमारा ग्राउंड. ये रहा वो पॉइंट ए जिसकी बात की जा रही है. ये रहा हमारा सी. अब ए पॉइंट के अबाउट ऐसा लगेगा कि ये ओमेगा से घूम रहा है. यानी ए पॉइंट के अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है क्लॉकवाइज ना बॉस. आपने देखा था मोमेंटम पूरा का पूरा क्लॉकवाइज है. तो ए पॉइंट के अबाउट भी कैसा दिखना चाहिए? क्लॉकवाइज घूम रहा है. क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब ये पूरा सिस्टम ए पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रहा है. ये ऐसे घूम रहा है. ये इमेजिनरी है, ऐसा फील होना चाहिए कि ए के अबाउट ये पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा होगा. यानी कि आपका जो है सी वाला जो पॉइंट है वो इस सर्कल का हिस्सा बन जाएगा. आपका सी वाला पॉइंट जो वो इस सर्कल में ऐसे घूम रहा है इस तरीके से. अगर आप यहां पर देखेंगे ये सी है तो इस पॉइंट को आप मान लो लेट्स से डी. तो आपका जो डी वाला पॉइंट है वो इस बड़े वाले सर्कल में कुछ ऐसे घूमता हुआ फील होगा. तो आपको ऐसे इमेजिन होगा कि आपका ये जो व्हील है वो ऐसे घूम रहा है. सो दिस इज बेसिकली इट अपीयर्स दैट प्योर रोलिंग. फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां से आपको दिखेगा दैट प्योर रोलिंग as pure rotation about point of contact. तो आप इसको लिख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट आपका प्योर रोलिंग जो होगा वो प्योर रोटेशन दिखना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. अब चलो इसमें तो मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया हाफ आई ए ओमेगा स्क्वायर. आप ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकते थे. यू कैन ऑल्सो राइट दैट एंड आई एम लीविंग दैट अप टू यू. मैं आप पर इसको छोड़ दे रहा हूं. यू ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ. राइट. सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ प्योर रोलिंग. अब इसके बाद हम जाने वाले प्योर रोटेशन में. बट बिफोर वी वेंचर इनटू दैट, पॉज द वीडियो, नोट दिस डाउन, फिर स्टार्ट करते हैं इम्प्योर रोलिंग को. After having understood pure rolling, it's time that we understand impure rolling. तो impure rolling को समझने के लिए मैं आपके सामने दो केसेस रख रहा हूं. पहले केस में जिसे मैं कहूंगा स्पिन्ड एंड केप्ट ऑन द सरफेस. यानी मैंने एक व्हील या फिर डिस्क या बॉल उसको लिया, उसको स्पिन किया, लीनियर वेलोसिटी नहीं दिया, सिर्फ घुमाया और सरफेस पे रख दिया.
ऐसे आपने घुमा करके उसको सरफेस पे छोड़ दिया, स्पिन्ड एंड केप्ट ऑन दी सरफेस, तब क्या होगा? दूसरा केस हम पढ़ेंगे कि घुमाया नहीं, सीधा सीधा बॉल पकड़ा या डिस्क पकड़ा और उसको जमीन पे से धक्का मार दिया। घुमाया नहीं, सीधा सीधा बॉल पकड़ा और उसको जमीन पे से धक्का मार दिया, तो उस केस में क्या होगा? ये दोनों ही केसेस इम्प्योर रोलिंग के केस हैं और इसको मैं समझाऊंगा ऐसा कैसे हो रहा है और ये दोनों केसेस को हम एड्रेस कैसे करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस कि स्पिन्ड एंड केप्ट ऑन दी सरफेस। तो आपने क्या किया, यू टुक अ डिस्क और अ व्हील और इसको आपने स्पिन किया ओमेगा से और इसको ले आकर के आपने इस तरह से ग्राउंड पे रख दिया, जमीन पे लाके रख दिया। आपका ग्राउंड तो रेस्ट पर है, स्पिन्ड एंड केप्ट ऑन दी सरफेस। अब आपको देखना होगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा, तो इसके लिए आपको ये ए पॉइंट की वेलोसिटी को समझना होगा और दूसरा इस बी पॉइंट की वेलोसिटी को समझना होगा। सिंस दिस इज ग्राउंड, बी इज एट रेस्ट, तो उसके बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ए की वेलोसिटी को जानते हैं, ए के पास वेलोसिटी जो होगी वो लेफ्ट में होगी एंड दैट विल बी ओमेगा आर, क्योंकि इसका कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं है। एंड सिंस इसका कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं है तो b के रिस्पेक्ट में a लेफ्ट में जा रहा होगा। सिंस b के रिस्पेक्ट में a लेफ्ट में जा रहा होगा तो b a पे फोर्स लगाएगा एंड दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रिक्शन। और इस केस में दैट फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी काइनेटिक इन नेचर, क्योंकि b और a के बीच में एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी है कि b के रिस्पेक्ट में a लेफ्ट में जा रहा है, तो b जो है a पॉइंट पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो यहां पर B ने A पॉइंट पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगाया और इसे मैं रेड मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एंड दिस इज माय काइनेटिक फ्रिक्शन FK। अब इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से होगा क्या? ये काइनेटिक फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा और एक्सटर्नल फोर्स जो है इसमें ट्रांसलेटरी और रोटेटरी इफेक्ट दोनों लेकर के आएगा। कैसे? अब मैं इसका ट्रांसलेटरी इफेक्ट यहां पर लिखने जा रहा हूं कि ट्रांसलेटरी इफेक्ट क्या होगा। ये होगा ट्रांसलेटरी इफेक्ट। ट्रांसलेटरी इफेक्ट के वक्त मैं रोटेटरी मोशन को कंसीडर नहीं करूंगा। सो ये मेरा हो गया इस तरह से डिस्क और इस पॉइंट पे लगा है FK। तो ये FK एक्सटर्नल फोर्स है और ये FK रोटेटरी इफेक्ट मत देखो, सिर्फ ट्रांसलेटरी देखो। ट्रांसलेटरी इफेक्ट देखने का तरीका क्या होता है, आप अपने सिस्टम को एक पॉइंट मास मानो, एक पॉइंट मास पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वह एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा, घुमाएगा नहीं, पॉइंट मास घूमता नहीं है। तो एक पॉइंट मास मानो, पॉइंट मास पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा और एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस करेगा, इसमें इसके वजह से ये पूरे सिस्टम में एक एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज ACM। तो यहां पर FK ने ACM प्रोड्यूस किया, ये रहा इसका ट्रांसलेटरी इफेक्ट। अब इसका रोटेटरी इफेक्ट जानते हैं कि रोटेटरी इफेक्ट कैसे लिखा जाएगा। इन केस यू वांट टू राइट डाउन द रोटेटरी इफेक्ट, किसका? फ्रिक्शन का रोटेटरी इफेक्ट मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। तो आपने जो है इस तरह से लिया। अब ट्रांसलेशन मत देखना, सिर्फ रोटेशन देखना। तो ये मेरा जो है सेंटर C है और ये जो पॉइंट है यहां पर फ्रिक्शन लगा है FK। ये फ्रिक्शन इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा एक्सटर्नली अल्फा। तो ये अल्फा प्रोड्यूस हुआ। अब यहां पर देखना कि ये हो क्या रहा है, ACM क्या करेगा और अल्फा क्या करेगा। अगर आप बात करेंगे ACM की तो आपका ACM यहां पर अगर आप देखोगे तो राइट में ACM है ना, तो ये ACM करेगा क्या, ये ACM करने की कोशिश क्या कर रहा है, ये इसकी राइट में VCM बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये एक्सेलरेशन इसमें लीनियर वेलोसिटी लेकर आ रहा है और ये अल्फा जो है इसमें एंगुलर वेलोसिटी को कम करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर देखो, ये अगर आप डिस्क को देखोगे तो रेस्ट पे था, कहां? लीनियरली रेस्ट पे था, रोटेटरी रेस्ट पे नहीं है, लीनियरली रेस्ट पर है। ये ACM इसकी लीनियर वेलोसिटी को बढ़ाएगा तो आपको दिखेगा कि यहां पर हेयर ACM विल इंक्रीज VCM, यानी यहां पर ये ACM जो है इसकी लीनियर वेलोसिटी को बढ़ाएगा, जीरो से कहीं पर लेकर जाएगा। और वहीं पर अगर आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर हेयर एंड अल्फा क्या करेगा, अल्फा विल, आप देखो ये आपका ओमेगा क्लॉकवाइज है, दिस ओमेगा इज क्लॉकवाइज, आपका अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है, तो अल्फा ओमेगा को कम करेगा। सो इन दिस केस अल्फा विल डिक्रीज ओमेगा।
यानी कि ACM VCM को बढ़ाएगा और अल्फा ओमेगा को डिक्रीज करेगा. सो दिस वाज योर ओमेगा एंड दिस वाज योर VCM. तो ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, VCM बढ़ रहा है, किसी पॉइंट पे आकर के वो दोनों मैच कर जाएंगे और जैसे ही मैच कर गए प्योर रोलिंग हो गई. सो होगा क्या, ACM ने VCM को बढ़ाया, VCM 0 था, 0 से VCM बढ़ा, ओमेगा कुछ वैल्यू था, अल्फा ने घटाया, तो VCM और अल्फा मैच कर गए. सो ये कब तक होता रहेगा, until VCM becomes equal to R ओमेगा. और जैसे ही VCM equal to R ओमेगा हो जाएगा, प्योर रोलिंग इज अचीव्ड. अब आपका ये केस में प्योर रोलिंग अचीव हो चुका है. बहुत बढ़िया. यानी जैसे ही VCM इक्वल टू R ओमेगा हो गया, आपका प्योर रोलिंग अचीव हो चुका है. इसका डायग्राम अगर आप देखने जाओगे तो डायग्राम कैसे दिखेगा, द डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस, कि भाई आपके ACM ने 0 से VCM को बढ़ा करके लेट्स से यहां पर उसको दे दिया V'(CM), 0 से V'(CM), और आपके अल्फा ने ओमेगा को घटाया और घटा कर आपके अल्फा ने ओमेगा की वैल्यू को कर दिया है अब ओमेगा डैश, ओमेगा की वैल्यू को घटा करके ओमेगा डैश कर दिया है. अब अगर आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखेंगे तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपको दिखेगा कि ये आपका V'(CM) है और ये आपका ओमेगा डैश R है. तो आपको दिखेगा कि ये तब तक होता रहेगा जब तक VCM इक्वल टू R ओमेगा ना हो जाए, यानी V'(CM) इक्वल टू ओमेगा डैश R ना हो जाए. और जैसे ही यहां पर V'(CM) इज इक्वल टू ओमेगा डैश R हो चुका है, इसका मतलब प्योर रोलिंग अचीव हो चुकी है. और अगर प्योर रोलिंग अचीव हो चुकी है तो अब रेस्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉइंट A मूव नहीं कर रहा, तो वी कैन से दैट देयरफॉर द काइनेटिक फ्रिक्शन विल स्टॉप एक्टिंग. आपका काइनेटिक फ्रिक्शन अब काम करना बंद कर चुका है. सो इस तरीके से जो है हमने यहां पर देखा कि काइनेटिक फ्रिक्शन आया. अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन ने जो क्या किया है, इम्प्योर रोलिंग को प्योर किया. क्या किया, इम्प्योर रोलिंग को प्योर कर दिया इस काइनेटिक फ्रिक्शन ने. सो कभी भी अगर आप इम्प्योर रोलिंग की केस की बात करेंगे तो फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से आता है कि आपके इम्प्योर रोलिंग को प्योर रोलिंग तक लेकर जाता है. और जैसी प्योर रोलिंग अचीव हो जाती है तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन काम करना बंद कर देता है, बिकॉज ग्राउंड और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो जाता है. बट यहां पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, हाँ ठीक है काइनेटिक फ्रिक्शन आपका खत्म हो जाएगा, बट स्टैटिक फ्रिक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर टेंडेंसी बनी रही तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपना काम करता रहेगा. अगर टेंडेंसी ही नहीं है रिलेटिव मोशन की तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी वहां पर काम नहीं करेगा और आपका प्योर रोलिंग चलता रहेगा. अब इस केस में जब मैं फ्रिक्शन दिखा रहा हूं तो आई एम अज्यूमिंग कि आप इस बात को मान के चल रहे हो कि दैट द ग्राउंड इज रफ. आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, हमें कुछ कुछ चीजें लिखने और जानने की यहां पर जरूरत है. तो अब यहां पर प्योर रोलिंग अचीव हो चुका है. What I want is pause this video, note it down, क्योंकि मैं कुछ और चीज समझाना चाह रहा हूं, तो मैं हट जाता हूं. बहुत बढ़िया, चलिए वापस आते हैं. अब जो है अगर आप देखेंगे तो ये आपका इनिशियल केस था. दिस वॉज द इनिशियल केस, शुरुआत इससे हुई थी और फाइनली आप यहां पर पहुंच गए. सो दिस इज द फाइनल केस. आप फाइनली यहां पर पहुंच गए हैं. तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई फाइनल और इनिशियल केस को रिलेट करो, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि फाइनली जब प्योर रोलिंग अचीव हो गया तो बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना था, यानी आपसे ये पूछ सकता है. या फिर पूछेगा कि फाइनली जब प्योर रोलिंग अचीव हो गया तो आपका ओमेगा डैश कितना है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है. सेकंड केस हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो अब हम इसको कैसे डील करेंगे वो मैं आपको बताता हूं. देखो बार बार मैंने आपको लिखना सिखाया था ना, बार बार बोला था कि ग्राउंड पे एक पॉइंट S ले लो, उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखो. तो वो पॉइंट फिर से लेकर आओ यहां पर S और इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखो Q. ध्यान रखना, अगर S पॉइंट देखोगे तो आपके सिस्टम पर एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, वो है फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन S के थ्रू पास हो गया. और अगर S पॉइंट के थ्रू वो फ्रिक्शन पास हो गया, यानी S के थ्रू फोर्सेस पास हो जा रहे हैं, तो यानी कि S के अबाउट कोई टॉर्क जनरेट नहीं हो सकता, यानी S के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा. तो यहां मैं ये लिखना चाहता हूं कि S पॉइंट के बारे में हम बार बार क्यों बात करते हैं
कि एस पॉइंट के अबाउट, बेसिकली ये एस जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के अबाउट द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। आपका एस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। द रीजन इज, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज द ओनली external force which in this case was the kinetic friction passes through s के थ्रू पास कर जाता है, therefore the torque, net torque turns out to be zero, और जब नेट टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। दिस इज एंगुलर मोमेंटम टॉर्क एंगुलर मोमेंटम थियरम ये होता है आपका, या इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थियरम भी आप इसको बोल सकते हैं, कि अगर आपका टॉर्क जीरो होगा तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। नाउ इस केस से अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा तो मैं बोलूंगा दैट द एंगुलर मोमेंटम इनिशियल अबाउट s शुड बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल अबाउट s। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर आप s के अबाउट लिखेंगे तो आपको दिख रहा है कि इसकी कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं है, ये सिर्फ स्पिन हो रहा है, तो आपका हो जाएगा I ओमेगा क्लॉक वाइज इज इक्वल टू, आप फाइनली एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि एस पॉइंट आपका है कहां पर, ये आपका ग्राउंड बना लो ऐसे, और ये आपका जो है एस पॉइंट हो गया। तो एस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखोगे तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैसे दिखेगा, यहां पर ये ट्रांसलेट भी कर रहा है, घूम भी रहा है, तो आपका ऑर्बिटल एज वेल एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम यहां पर आ जाएगा। आपका ऑर्बिटल हो जाएगा m v डैश cm इंटू r प्लस, अच्छा ये कैसा होगा, ये भी क्लॉकवाइज होगा, प्लस आपका ऑर्बिटल एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I अबाउट दिस पॉइंट c इंटू ओमेगा डैश, एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी क्लॉकवाइज। और इस तरीके से आपने अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर दिया है। अब यहां पर कंडीशन क्या डाल देंगे, यहां पर कंडीशन डाल देना v डैश cm इज इक्वल टू ओमेगा डैश r, बिकॉज यहां पर ये चीज एप्लीकेबल है। इसको यहां पर फीड करो जिससे आपको v डैश cm पता चल जाएगा, आपको ओमेगा डैश पता चल जाएगा, और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा कि इम्प्योर रोलिंग से प्योर रोलिंग बना, तो जब प्योर रोलिंग बना तो आपका ओमेगा कितना था, या आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना था। यहां ध्यान रखना, यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करो ध्यान से, बट डू नॉट कंजर्व द काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से इसको लिख भी लेना, मैं भी लिख नहीं रहा, यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करना। द रीजन इज देयर इज दिस काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नॉन नेगेटिव होगा इस केस, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नॉन जीरो होगा, और जब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा तो एनर्जी डिसिपेट करेगा, तो आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करेंगे। तो काइंडली प्लीज इसको नोट कर लो, अगला केस हम डिस्कस करेंगे अभी। Let's discuss the second case of impure rolling, wherein a wheel or a sphere or a disc is projected on a rough surface. Project किया गया है, project करने का मतलब क्या है कि this whole setup has been given a linear velocity. It has not been rotated. Rotate नहीं किया, सिर्फ project किया गया इस तरह से। इसका मतलब क्या होगा, since ये rotate नहीं कर रहा, it is pure translation, यानी इसका हर एक point जो है वो VCM से आगे जाएगा। यानी कि अगर आप मान के चलोगे तो इसमें जो ये वाला पॉइंट है, अ क्रिटिकल पॉइंट ए एंड दिस इज बी, ये भी यहां पर VCM से जाएगा। तो बी तो मेरा रेस्ट पे था, तो बी के रिस्पेक्ट में ये आपको VCM से आगे जाते हुए दिखेगा, तो बी इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां पर ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन दोनों प्रोड्यूस होगा, यानी रोलिंग होना शुरू हो जाएगा। प्योर रोलिंग नहीं, फिलहाल के लिए सिर्फ रोलिंग होगा। तो दोनों ही मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। इन दी फर्स्ट केस आई एम राइटिंग दी ट्रांसलेटरी इफेक्ट, यानी इसमें ट्रांसलेटरी इफेक्ट कैसे क्रिएट होगा। व्हेन आई से ट्रांसलेटरी इफेक्ट में दिस इज द केस, तो इस पे लेफ्ट में फ्रिक्शन लगा, तो आप इसको पॉइंट मास मान के चलना, पॉइंट मास मान के चलोगे तो इसमें लेफ्ट में इस तरह से फ्रिक्शन लगा, तो इस फ्रिक्शन की वजह से इसमें लेफ्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ACM। रोटेटरी इफेक्ट नहीं ले रहे यहां पर, सिर्फ ट्रांसलेटरी इफेक्ट हम कंसिडर कर रहे हैं। और उसी तरह से अगर रोटेटरी इफेक्ट की बात करेंगे तो रोटेटरी इफेक्ट कैसे कंसिडर करेंगे, रोटेटरी इफेक्ट कंसिडर करते वक्त हम ट्रांसलेटरी इफेक्ट की बात
नहीं करेंगे, सिर्फ रोटेशन की बात करेंगे। सो उस केस में यह आपका व्हील है या डिस्क है, इसमें जो ये फ्रिक्शन लगा यहां पर, दिस फ्रिक्शन एफ के, इस फ्रिक्शन ने अब जो है इस पॉइंट के अबाउट, यानी ये सेंटर है ना सी, तो इस सेंटर सी के अबाउट अल्फा इस तरह से प्रोड्यूस कर दिया। तो यहां पर फ्रिक्शन ने ट्रांसलेटरी इफेक्ट में एसीएम प्रोड्यूस किया, रोटेटरी इफेक्ट में अल्फा प्रोड्यूस किया। अब ये अल्फा और ये ए करेंगे क्या, यहां ध्यान से देखना, इनका रिजल्ट क्या है, एसीएम, एसीएम लेफ्ट में लग रहा है, वीसीएम राइट में है, यानी ये एसीएम विल डिक्रीज वीसीएम, यानी वो वीसीएम को कम करेगा। एंड इनिशियली कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं थी, ये अल्फा क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी लेकर आएगा, यानी जीरो से कुछ ओमेगा लेकर आएगा, यानी कि अल्फा विल इंक्रीज ओमेगा, यानी अल्फा जो है ओमेगा को बढ़ाएगा, यानी वीसीएम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट, देखो यहां चल क्या रहा था, यहां कुछ ऐसे चल रही चीजें, वीसीएम ओमेगा, ओमेगा जीरो है, वीसीएम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, दोनों के बीच में गैप है, इस वजह से प्योर रोलिंग नहीं हो रहा। तो आपका एसीएम वीसीएम को कम करेगा, अल्फा ओमेगा को बढ़ाएगा, until they match. The moment they match, you end up having pure rolling. तो ये कब तक चलता रहेगा? This phenomena will keep happening until we achieve VCM is equal to omega R, that is pure rolling. ये फिनोमेना तब तक चलता रहेगा जब तक प्योर रोलिंग अचीव ना हो जाए, और जब प्योर रोलिंग अचीव हो जाएगा तो आपका डायग्राम कैसे दिखेगा? द सेम डायग्राम इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, कि अब जो है कि भाई साहब ये आगे जा रहा है किसी नए वेलोसिटी से v डैश cm इस वजह से बोला क्योंकि vcm ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, सो v डैश cm, और ये अल्फा ने ओमेगा प्रोड्यूस कर दिया था, तो ये कुछ ओमेगा डैश आ चुका है। अब यहां पर आप देखेंगे तो प्योर रोलिंग अचीव हो चुका है। प्योर रोलिंग कैसे होगा? आपका ये हो गया आपका ग्राउंड, राइट, एंड इन दैट केस अगर आप देखेंगे तो इसका यहां पर वेलोसिटी v डैश cm और यहां पर वेलोसिटी ओमेगा डैश r, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, बी रेस्ट पे था, यानी ए भी रेस्ट पे होना चाहिए, तो यहां से मुझे मिल जाएगा v डैश cm इज इक्वल टू ओमेगा डैश r, ये आपको यहां पर मिल गया, राइट। अब ये कंडीशन तो हमारी अचीव हो चुकी है। अच्छा, इसमें एक और चीज का ध्यान रखना, काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग हो रही है, वर्क डन होगा, यानी यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा, उस काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जो होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कुछ ना कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन होगा। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन तब तक ही लगेगा जब तक VCM इक्वल टू ओमेगा R ना हो जाए, यानी प्योर रोलिंग ना अचीव हो जाए। द मोमेंट प्योर रोलिंग इज अचीव, एज प्योर रोलिंग इज अचीव्ड, कॉमा, काइनेटिक फ्रिक्शन विल स्टॉप एक्टिंग। काइनेटिक फ्रिक्शन अब इस पे काम नहीं करेगा, जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत है? रिलेटिव मोशन बंद हो चुका है। हावेवर स्टैटिक फ्रिक्शन may or may not act as per requirement, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन अगर जरूरत होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, अगर जरूरत होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर रिलेटिव मोशन खत्म हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन गया, नो रिलेटिव मोशन। लेकिन अगर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन रह गई तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। टेंडेंसी के अगेंस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, लेकिन अगर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन भी नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो दैट विल बी द केस। तो यहां पर आकर के वी हैव अचीव्ड द सिचुएशन ऑफ प्योर रोलिंग, यहां पर प्योर रोलिंग होना अचीव हो चुका है। नाउ इफ यू लुक एट दिस केस, तो ये आपका इनिशियल केस था और ये आपका फाइनल केस हो चुका है, राइट। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई इसमें जब फाइनली प्योर रोलिंग अचीव हो चुका था तो बताओ उसके ओमेगा कितना है, या फिर बताओ उसका लीनियर वेलोसिटी कितना है, नहीं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है। इन बोथ द केसेस हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देना। एंगुलर मोमेंटम, ये एक एस पॉइंट ले लेना, इस एस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना, और आपको पता चल जाएगा इनिशियल इक्वल टू फाइनल। अब रीजन क्या है वो आप पिछले क्वेश्चन में जाकर देख लो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बट यहां पर एनर्जी कंजर्व नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, हीट डिसिपेशन हो रहा है, एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं। सो एनर्जी कंजर्वेशन करने का कोई भी यहां पर पॉइंट नहीं बनेगा। सो लेट्स नॉट डू दैट मिस्टेक, ठीक है।
इसको अब नोट करो। अगले केस में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, रोलिंग ऑब्जेक्ट को, यानी डिस्क, व्हील, स्फीयर, शेल या फिर सिलेंडर को अगर किसी इंक्लाइन से रिलीज करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। Well, this is perhaps the last part of rolling motion that we are going to discuss, and this topic is pure rolling on an incline. Now, when you release an object, when I say release, it means the object is not projected, it is not rolled, it is just kept on the top of the incline and released. यहाँ रखा और इसको छोड़ दिया. So automatically अपने हिसाब से it should roll down. So when you release an object, it can be a cylinder, any object which can rotate from a cylinder to a disc to a ring or to whatever it is. तो उसकी मोशन को हम एनालाइज कैसे करेंगे? So let's proceed. जानते हैं. यहां पर मैं वेज को डिफाइन कर दे रहा हूं. This is the wedge, a triangular wedge, which is a right angle over here. This is the height of the wedge H. S is the length of the incline. This is the lowermost point A. This is uppermost point B. और यहां से इसको रिलीज किया गया. That's the angle of inclination, theta. Now, what they have said is कि इसको जब यहां से रिलीज किया गया, I am putting on special emphasis to the word released, तो ये रोल होना शुरू होगा. तो जब रोल होना शुरू होगा तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका FBD कैसा बनेगा. लेट्स ट्राई टू मेक द FBD बनाकर देखते हैं. नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक द FBD ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस क्या क्या लगेंगे? आई एम प्लॉटिंग दोस फोर्सेस विद अ ब्लू कलर. इंक्लाइन के अलोंग इस पे लगेगा mg साइन ऑफ थीटा. NLM सबने पढ़ा है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा. अब ऑब्वियसली बात है, यहां दो फोर्सेस है जो मैं नहीं दिखा रहा बिकॉज मैं डायग्राम को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता. mg cos थीटा एंड नॉर्मल रिएक्शन. mg cos थीटा, इनफैक्ट चलो दिखाई देते हैं क्या ही फर्क पड़ता है. दिस इज mg cos ऑफ थीटा and this is going to be your normal reaction. Now you can very well see that mg cos theta और normal reaction एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे. So n equal to mg cos theta तो एग्जिस्ट करता है. However, there is a net external force mg sin theta because of which ये पूरा का पूरा let's say डिस्क नीचे की तरफ आएगा. अब ये नीचे की तरफ आएगा तो आप अगर इसको यहां देखो, that is the contact surface. देखना पड़ेगा आपको इसमें कि फ्रिक्शन है कि नहीं है. Look at these 2 points. They're important points. Point A, point B, and the center is C. Point B आपका यहां पर है. This is point B and this is point A. तो point B आपको दिखेगा बकायदा that point B is at rest. However, point A जो है, since mg sin theta उस पे एक्ट कर रहा है, तो ये पूरा point A जो है mg sin theta की वजह से नीचे जाने की कोशिश करेगा. जब वो नीचे जाने की कोशिश करेगा तो B point A पे फ्रिक्शन लगाएगा. ठीक है. अब एक चीज का ध्यान रखना, when I said the word नीचे जाने की कोशिश करेगा, अभी गया नहीं है. What is this? This is force. I'm not showing you the velocity. Velocity ये बताता है कि वो जा रहा है, मोशन हो रहा है. मैंने यहां पर आपको फोर्स दिखाया है, यानी पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए नीचे जाने की कोशिश करेगा, यानी टेंडेंसी होगी. देन इन दैट केस जो फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज गोइंग टू बी स्टैटिक फ्रिक्शन. ये हम मान के चल रहे हैं, राइट. सो अब मैं यहां पर जो है पॉइंट बी पॉइंट ए पर यहां पर लगा देगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन. मैं एफएस लगा रहा हूं. नाउ कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ डील करते वक्त एक चीज में केयरफुल रहना, एफएस मैक्स मत लगाना. स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर एफएस मैक्स तक वेरी करता है, बट इट मे और मे नॉट बी एफएस मैक्स बिकॉज वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल. अब ये बन गया प्रॉपर एफबीडी. इसको 2 पार्ट में हम लोग ब्रेक करते हैं. इसकी एक मोशन के एनालिसिस करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन. इसकी ट्रांसलेटरी मोशन को समझेंगे और साथ ही साथ हम इसके रोटेटरी मोशन को भी समझेंगे. तो रोटेटरी मोशन, When you look at translatory motion, तो ट्रांसलेटरी मोशन में तो आप इसको मान लो एक पॉइंट मास, और पॉइंट मास पे अगर आप देखोगे तो इस पे जो है नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है. देखो नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा बैलेंस है, बट नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स इस पे लग रहा है mg sin ऑफ थीटा माइनस fs. और इसके वजह से दिस पार्टिकल विल हैव एन एक्सेलरेशन कॉल्ड एज acm. और यहां पर आप चाहो तो उसकी इक्वेशन लिख सकते हो. एंड द ट्रांसलेटरी इक्वेशन दैट विल एंड अप राइटिंग विल बी द नेट फोर्स व्हिच इज mg sin ऑफ थीटा minus the static friction
इज इक्वल टू मास इनटू ACM, ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। टेकिंग इट फॉरवर्ड, अब रोटेटरी पार्ट को कंसीडर करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसलेटरी में हमने पॉइंट मास माना था, वी नो दैट, मैंने ऑलरेडी बता रखा हुआ है। अब रोटेटरी देखते हैं। व्हेन यू लुक एट द रोटेटरी पार्ट, तो रोटेटरी पार्ट को देखना, रोटेटरी पार्ट में आप ट्रांसलेशन को नहीं देखेंगे, सिर्फ रोटेशन को देखेंगे। सिर्फ अगर आप रोटेशन को देखेंगे तो ये रहा, इस पे फ्रिक्शन, यहां पर Fs लग रहा है, और इस फ्रिक्शन के वजह से इसमें यहां पर अल्फा प्रोड्यूस होगा, एंड यू कैन राइट इट एज torque which is Fs into R, that's the radius ना, C के about torque produce होगा, so this is R, so Fs into R is equal to I about C into alpha, this is what you have got. Now एक चीज का ध्यान रखना, अब जैसे ही ये मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा, अब इसका नया FBD इमेजिन करो, that is the ball or the disc, whatever it is, has started rolling. Now whether it is pure rolling or not, ये अभी हम पता करेंगे। अब इसका फिर से एक बार FBD देखना, उन दोनों कंडीशन को कंसिडर करते हुए, व्हेन इट हैज, सो दिस इज FBD, ये आपका इनिशियल FBD था। नाउ मैं FBD बनाने जा रहा हूं, FBD व्हेन इट हैज स्टार्टेड रोलिंग, वो रोल करना शुरू कर चुका है। जब वो रोल करना शुरू कर चुका है तो आप इसको देखेंगे तो आपका सरफेस है, रोल करना शुरू कर चुका है, तो कैसे वो जा रहा होगा समझना, ये होगा उसका ACM और ये होगा उसका अल्फा। अब ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में लिखो, ये पॉइंट B है, ये रेस्ट पर है, और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में लिखोगे तो ट्रांसलेटरी के वजह से, ट्रांसलेटरी इफेक्ट की वजह से इस पे आएगा यहां पर ACM, और रोटेटरी इफेक्ट की वजह से इस पे यहां पर आएगा अल्फा इंटू R। नाउ फॉर प्योर रोलिंग ये रेस्ट पे होना चाहिए, और आपका जो पॉइंट A है वो भी रेस्ट पे होना चाहिए, एंड इन दैट केस वी कैन से दैट फॉर प्योर रोलिंग के लिए हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, दैट शुड बी इक्वल टू ACM इक्वल टू R अल्फा, ACM इक्वल टू R अल्फा। नाउ द क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड कि सर आप यहां पर VCM इक्वल टू R ओमेगा क्यों नहीं बोल रहे? बेटा VCM इक्वल टू R ओमेगा इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि अभी हम एक्सेलरेशन में डील कर रहे हैं, मोशन अभी तक वेलोसिटी उसको आई नहीं है, वेलोसिटी आएगी, ACM VCM लाएगा, अल्फा ओमेगा लाएगा, ये रिलीज करने के तुरंत बाद की कंडीशन है। ये तो सीधा रिलीज करने से जस्ट रिलीज करते वक्त की कंडीशन, ये और उसकी जस्ट बाद की कंडीशन, अभी VCM और आपका ओमेगा नहीं आया हुआ है, सो हम ACM और अल्फा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ACM इक्वल टू R अल्फा नहीं होता, then in that case it is not going to be a pure rolling case, वो impure rolling हो जाएगा। और impure rolling मैंने आपको एनालिसिस करने का एक अंदाजा बताया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको impure rolling एनालिसिस करने का अंदाजा बताया हुआ है, राइट? सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी तो मैं सिर्फ आपको ACM इक्वल टू R अल्फा की कंडीशन हमने एस्टैब्लिश कर लिया है। अब प्योर रोलिंग होगा कि नहीं होगा, इसमें ना सबसे बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है दो चीजों पर, क्या फ्रिक्शन सफिशिएंट है, क्या फ्रिक्शन सफिशिएंट है, दो पैरामीटर पे सारी चीजें डिपेंड करेगी। तो हमें जानने की जरूरत है कि वो कितनी नेसेसरी अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है जो अगर मौजूद रहे तो हमारे रोलिंग ऑन इंक्लाइन जो होगा वो प्योर रोलिंग होने वाला है। फॉर दैट रीजन मैं जो है मैं चाहता हूं अभी पहले तो आप इन चीजों को पहले नोट कर लो अच्छे से, मैं यहां साइड में चला जा रहा हूं, आप इनको नोट कर लो, और इनको नोट करने के बाद जो है मैं इसको रब करने वाला, तो प्लीज नोट इट डाउन, या सो इसको नोट कर लो आप। चलो अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब जो है इतनी एनालिसिस समझने के बाद let me remove this, is not required and this is required, this is also not required। ये वेज को मैं रहने दे रहा हूं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे। शुरू करते हैं। पहला पार्ट जो मैं समझने जा रहा हूं यहां पर, दैट इज नेसेसरी फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग, कि कितना फ्रिक्शन नेसेसरी है ताकि प्योर रोलिंग अचीव हो, बिकॉज प्योर रोलिंग अचीव होगा इस बात की गारंटी नहीं है, वो फ्रिक्शन पर डिपेंड करेगा। तो प्योर रोलिंग अचीव होने के लिए क्या होगा, सी दिस इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, दिस इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। तो शुरू करते हैं कि मान लेता हूं कि प्योर रोलिंग है, तो देखता हूं कंडीशन कितना निकल कर आ रहा है। ACM इक्वल टू R अल्फा, तो यहां पर वैल्यू डालना शुरू करो। ACM की वैल्यू मैं यहां से डाल रहा हूं, तो ACM की वैल्यू मैं यहां से डाल रहा हूं, तो मैं दिख रहा हूं कि भाई ACM इज mg sin of theta minus fs the whole upon m,
यहां से ACM आ गया मुझे, और मैंने अल्फा को लिख दिया वहां से Fs into R अपॉन I about the center, that is IC. अब यहां पर IC को क्या लिख सकते हैं, तुम्हें ध्यान में होगा मैंने लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखा करो mk square, where k is the radius of gyration, because radius of gyration for various cases will be various values, और उससे बड़ी आसानी से हमारा जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. सो रेडियस ऑफ गायरेशन से अक्सर रिप्लेस कर दिया करो. सो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको रेडियस ऑफ गायरेशन से रिप्लेस करता हूं, दैट इज m k square, where k is the radius of gyration, and let us cancel all the terms that we need to cancel. So what we have got here, we have got f into r by I, that is alpha. अच्छा ये r तो मैंने लिखा ही नहीं, तो ये r मुझे लिखना था, so I should be writing that r as well. बहुत बढ़िया. So let us cancel this, m cancel हो गया. What do we end up getting, that mg sin of theta is equal to, इस fs को यहां ले जा रहा हूं और fs को कॉमन निकाल रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है 1 प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर. तो यहां से मुझे पता चलता है that fs, the static friction that is required for pure rolling to happen on an incline, is given as mg sin of theta the whole upon 1 plus r square upon k square. This is a formula that you need to remember. The required static friction for pure rolling to happen on an incline, please remember this formula. ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. सो ये नेसेसरी फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग. अब यहां पर जब आप देखेंगे तो Fs रिक्वायर्ड को कैसे लिखा जाएगा, Fs को आप लिख सकते हैं. अब Fs रिक्वायर्ड, मेरी जो जरूरतमंद फ्रिक्शन है उसको अगर मुझे चेक करना है कि प्योर रोलिंग होगा कि नहीं होगा. सी, प्योर रोलिंग फेल हो जाए और स्लाइडिंग हो, तो प्योर रोलिंग कब फेल होगा, जब फ्रिक्शन सफिशिएंट ना हो. फ्रिक्शन को अगर चेक करना है कि वो सफिशिएंट है कि नहीं है, तो आप फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को चेक करो. तो Fs मैक्स चेक करो, यानी Fs मैक्स इक्वल टू F रिक्वायर्ड मेरा लिमिटिंग कंडीशन होगा, और Fs मैक्स होता है म्यू इनटू n. तो यहां पर Fs रिक्वायर्ड इज इक्वल टू Fs मैक्स इज वन कंडीशन दैट आई वांट टू चेक. तो यहां पर मैं लिख सकता हूं Fs रिक्वायर्ड को मैं लिखूंगा Fs मैक्स विच इज म्यू इनटू n, एंड n को हम लिख सकते हैं mg cos ऑफ थीटा. अब सवाल कैसे बनकर आएगा समझना. सवाल में ये तो कंडीशन एग्जिस्ट करती है, वो यहां से है, लेकिन क्वेश्चन में बोलेगा कि थीटा दे दिया, तो बोला बताओ म्यू कितना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए. घुमा के म्यू दे दिया तो पूछेगा बताओ थीटा कितना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए. तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन में आएगा कि बताओ म्यू कितना होना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए, फिर पूछेगा बताओ थीटा कितना होना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए. सो म्यू थीटा आएगा कहां पर, दिस विल कम जब हम अपनी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन को मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन से कंपेयर करेंगे, विच इज म्यू इनटू n. और आपकी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होती है mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, वेयर k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. सो प्लीज रिमेंबर दैट. पॉज करो, नोट करो. डायग्राम ये दोनों रहने दूंगा, यहीं पर सॉल्व करता रहूंगा. मल्टीपल केसेस, अलग अलग वैल्यूज. ये हमने रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकाला, रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाला, रिक्वायर्ड एंगल के बारे में भी बात कर सकते हैं. अगली पार्ट में हम लिखने जा रहे हैं कि हम कैसे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. तो मैं इसको रब कर देता हूं. यस, अगले पार्ट में आई वांट टू राइट डाउन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. मुझे ये निकालना है. अब वो मैं कैसे निकालूंगा, कोई बात नहीं, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो भाई, इससे निकल कर आ जाएगा. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. क्या करेंगे, फ्रिक्शन को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मुझे मिलेगा mg sin ऑफ थीटा माइनस फ्रिक्शन वहां से सब्स्टिट्यूट किया तो I अल्फा अपॉन r इज इक्वल टू MACM. और इसमें कंडीशन लगा दो ना, ACM इक्वल टू आर अल्फा की कंडीशन इसमें लगा दो, तो आपको मिलेगा mg साइन ऑफ थीटा माइनस I को लिखो mk स्क्वायर, अल्फा को लिखो ACM अपॉन r, और ये नीचे r तो मौजूद ही था, इज इक्वल टू MACM. m कैंसिल, यहां से सॉल्व करोगे तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा g साइन ऑफ थीटा द होल अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. Please remember this as a formula. This is the acceleration of the center of mass in case of pure rolling over an incline. जब किसी incline पे pure rolling होती है
तो वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। मैं इसको रब करने जा रहा हूं, प्लीज नोट करो। थर्ड चीज हम निकालना चाह रहे हैं, थर्ड चीज को मैं बोलूंगा दैट इज कॉल्ड एज द टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट का मतलब समझना, डिसेंट मतलब नीचे आने में कितना वक्त लगा, यानी ए बी पॉइंट से शुरू किया तो ए पर आने में कितना टाइम लगा, यानी एस डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। अच्छा, ये एस डिस्टेंस इसने कितने से कवर किया, इस एस डिस्टेंस को इसने एसीएम से कवर किया। तो काइनेमैटिक्स की इक्वेशन लगाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं ना दैट डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, सो हाफ एसीएम इनटू टी स्क्वायर। सो एस को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर आप लिखेंगे साइन ऑफ थीटा तो साइन ऑफ थीटा इज एच अपॉन एस, तो एस क्या हो जाएगा, एच अपॉन साइन ऑफ थीटा। तो यहां पर मैंने लिख दिया एस इज इक्वल टू एच अपॉन साइन ऑफ थीटा, ट्रिगो लगा लो, साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एस, तो एस हो गया एच अपॉन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ एसीएम हम निकाल चुके थे, एसीएम वाज जी साइन थीटा द होल अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय r square. Now that is something that I need to confirm. ये चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। Yes, we are absolutely correct. अब हमें जो है यहाँ पर टाइम ऑफ डिसेंट निकालने की जरूरत है। तो मुझे यहां से दिख रहा है कि भाई आपका टाइम ऑफ डिसेंट आ रहा है, टाइम ऑफ डिसेंट निकल कर आ रहा है 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा इंटू टी स्क्वायर, ऑब्वियसली 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा बाहर आ जाएगा 2h बाई जी इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ डिसेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि इतना समय लगता है बी पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए। इसे नोट करो। अगली चीज हम करने जा रहे हैं वो होगा वेलोसिटी एट द एंड, कि जब आपका जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है वो रोल होकर के ए पॉइंट तक पहुंच चुका रहेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सो प्लीज नोट इट डाउन। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। यस, द थर्ड थिंग दैट आई वांट टू कैलकुलेट इज द स्पीड एट बॉटम, यानी बॉटम में उसकी स्पीड कितनी होगी ये हमें जानना है। अब स्पीड एट बॉटम, सी स्पीड के बारे में बात करें ना, जनरली स्पीड को निकालने का तरीका होता है बड़ा ही आसान। स्पीड निकालने का तरीका होता है एनर्जी को कंजर्व कर दो। यहां पर अच्छा ये प्योर रोलिंग बोला है ना, प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन में दोनों पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, यानी एनर्जी डिसिपेशन नहीं हो रहा है, यानी एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो हम जो है स्पीड एट बॉटम निकालने के लिए विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। हम एनर्जी को कंजर्व करेंगे बिटवीन ए एंड बी, ये दो पॉइंट के बीच में हम कंजर्व करेंगे, तो बी एंड ए, बी और ए पॉइंट के बीच में हम एनर्जी कंजर्व करने वाले हैं। अब इसमें थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको रब करने वाला हूं अभी इस पार्ट को। यस, अब जो एनर्जी कंजर्वेशन में अप्लाई कैसे करते हैं इसको समझने की कोशिश करना। एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी होती है ना, एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात चल रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर एज द पोटेंशियल एनर्जी एट ए, और इस तरह से लिखो पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। इसमें समझने की कोशिश करना, यहां पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ग्रेविटी के वजह से होने वाला है और यहां पर काइनेटिक एनर्जी आपका रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, और आई रादर से इट टू बी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल होने वाला है। तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। नाउ यू कैन राइट दिस एज पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी रोटेशनल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए रोटेशनल। तो इस तरीके से वी नीड टू राइट डाउन आवर एक्सप्रेशन। अब पोटेंशियल एनर्जी का तरीका समझना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका यह होता है कि आप किसी एक पॉइंट को अपना डेटम बना दो, किसी भी एक पॉइंट को अपना डेटम बना दो। तो भैया ये डेटम क्या होता है इसको जानो। डेटम का मतलब होता है अ पॉइंट where
पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। मैं कौन से पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं? मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं। सो डेटम वो पॉइंट है जहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान देते हो, and rest of potential energy is written with respect to datum, यानी बाकी पोटेंशियल एनर्जी को डेटम के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। व्हाट इज अ डेटम? डेटम इज अ पॉइंट जहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानोगे। अब जो है, मान लो ये पॉइंट है A और लेट्स से ये पॉइंट है हमारा P और ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R। लेट्स से ये हाइट है h1, ये हाइट है h2। तो यहां पर अगर मैं डेटम को मान लूं, द डेटम इज Q, अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये जो है मेरा डेटम है, तो इसका मतलब क्या होगा समझना, इसका मतलब ये होगा दैट पोटेंशियल एनर्जी एट Q इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने मान लिया। और ऐसा लिखने के बाद अब मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट P इज mgh1। इसके ऊपर है ना, ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट P हो जाएगा mgh1 और पोटेंशियल एनर्जी एट R हो जाएगा माइनस mgh2, क्योंकि ये जीरो है, डेटम पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ऊपर की डायरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी। वैसे पोटेंशियल एनर्जी पे डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर डेटम से ऊपर रहोगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, डेटम से नीचे रहोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, एंड हेंस द पोटेंशियल एनर्जी एट R इज माइनस mgh2। प्लीज नो दैट, ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप मान लो कि फाइनली आपका जो है स्फीयर यहां पहुंच चुका रहेगा, ये रहा सेंटर इसका, ये रहा सेंटर इसका। पोटेंशियल एनर्जी में जो हाइट का डिफरेंस होता है वो सेंटर ऑफ मास के लिए ही लिखा जाता है। प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। यहां पर जो है ये हाइट को, यानी कि सेंटर ऑफ मास h हाइट से नीचे आ गया है, राइट? तो अगर मैं इसको अपना डेटम मान लूं, यानी पॉइंट ए को मैं अपना डेटम मान लेता हूं, तो उससे क्या पता चलेगा? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए बिकम्स जीरो। So potential energy at point A will become zero. Potential energy at point B क्या हो जाएगा? H height ऊपर है ना, ये डेटा में तो H height ऊपर है, so it's going to be positive mgh plus यहां पर तो रेस्ट पे रिलीज था, तो ट्रांसलेशनल भी जीरो, रोटेशनल भी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एट A तो मैं जीरो लिख चुका हूं। नाउ काइनेटिक एनर्जी एट A, ट्रांसलेशनल, मान लो कि यहां पर पहुंचने के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी दैट वाज vcm और ये ऐसे घूम रहा था ओमेगा से। सो इन दैट केस योर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m vcm का स्क्वायर प्लस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। काइंडली प्लीज इसको नोट करो, खास करके ये डेटम के बारे में नोट करो। ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी लिखने का। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी लिखने का? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने का। तो प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है? ऑलराइट, सो यहां पर अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा mgh इज इक्वल टू हाफ m vcm का स्क्वायर प्लस हाफ i को लिख दो m k स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन का इस्तेमाल करते हुए, और ओमेगा स्क्वायर को लिख दो vcm का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो आपको vcm मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो प्लीज रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो और इसको याद कर लो। चलो फटाफट कॉपी करो। ओके, सो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने सब कुछ नोट कर लिया है। तो अल्टीमेटली मैं आपको फाइनल चीजें लिखाने जा रहा हूं। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन पे हमने 4-5 चीजें देखी। उन 4-5 चीजों को जरा नोट कर लो कि वो 4-5 चीजें हमारी क्या क्या है, उनको एक बार हम नोट कर लेते हैं। वो 4-5 चीजें क्या होगी? सबसे पहली चीज हमने देखा दैट एक्सेलरेशन नहीं, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी एफएस रिक्वायर्ड, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड था, इट टर्न्ड आउट टू बी mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यानी कि यहां से मुझे पता चल गया दैट इट वाज प्रोपोर्शनल टू mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस
के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसके बाद हमने देखा एक्सेलरेशन, मान लिया कि भाई वो प्योर रोलिंग हो रहा है, तो एक्सेलरेशन हमें मिल गया जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, नो यहां पर आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर होगा, उल्टा लिखा है मैंने, सो दिस इज गोइंग टू बी आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। यहां पर इट टर्न्ड आउट टू बी द एक्सेलरेशन वाज जी साइन थीटा, yes, turned out to be g sin theta 1 plus k square by r square। उसके बाद हमने निकाला है आपका टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट हमने निकाला, दैट वाज 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एंड फाइनली हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जब वो नीचे पहुंच चुका रहेगा, इट वाज अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये सारी चीजें मैं एक साथ क्यों लिखा रहा हूं, बिकॉज इस पे कंबाइंड क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भाई ऊपर से डिस्क रिलीज किया, रिंग रिलीज किया, सिलेंडर रिलीज किया, हॉलोस्फीयर रिलीज किया, सॉलिड स्फीयर रिलीज किया, तो बोला पहले कौन पहुंचा, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किस पे ज्यादा फ्रिक्शन काम करेगा, किस पे ज्यादा फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सो ये कंपैरिजन करने बोलेगा। नाउ अगर आपका इंक्लाइन सेम है तो थीटा नहीं बदला, इंक्लाइन सेम है तो थीटा नहीं बदला। आपका डिस्क की जगह सिलेंडर लाओ, सिलेंडर की जगह स्फीयर लेकर आओ, तो बदलता क्या है, द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज के 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 के। तो यहां से आपको क्या समझना होगा, द लर्निंग दैट यू नीड टू ड्रॉ और रिमेंबर इस तरह से इसको याद रखना, दैट आपका जो एफएस रिक्वायर्ड होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। इसको याद रखना, प्रोपोर्शनलिटी याद रखो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी याद रखो, टाइम ऑफ डिसेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, नहीं, टाइम ऑफ डिसेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, and then you have velocity of center of mass is directly proportional to or inversely proportional to under root of 1 plus k square by r square। अगर इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी याद रखोगे तो कभी भी क्वेश्चन में तुमसे अगर ऑब्जेक्ट को बदल बदल के पूछेगा, then you will be able to answer it effectively, right? So this brings us to the end of the analysis of rolling motion। रोलिंग मोशन को हमने ऑलमोस्ट हर पहलू से टच करने की कोशिश की है, और इसमें खास करके हमने कुछ स्पेशल चीजें जानने की कोशिश की है, वो है एंगुलर मोमेंटम लिखना। हमने देखा है कि ऑर्बिटल और स्पिन क्या होता है, हमने काइनेटिक एनर्जी लिखना सीखा, हमने देखा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या आता है, कैसे फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम डिटरमाइन करते हैं, प्योर रोलिंग क्या होता है, इम्प्योर रोलिंग क्या होता है, प्योर रोलिंग की पूरी एनालिसिस कैसी होती है, इम्प्योर रोलिंग की पूरी एनालिसिस कैसी होती है, कैसे काइनेटिक फ्रिक्शन इम्प्योर रोलिंग को प्योर रोलिंग में कन्वर्ट कर देता है, प्योर रोलिंग होने के बाद फ्रिक्शन की जरूरत है कि नहीं है, वो भी चीज हमने जानने की कोशिश की। एंड फाइनली हमने जो है उस केस को इंक्लाइन पे रखकर समझने की कोशिश की है। खैर रोटेशन में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, इट्स अ टॉपिक इनफाइनाइट इन इटसेल्फ। However, with this, I have tried covering and touching upon almost everything that you can get in rolling motion। हो सकता है कुछ सवाल यहाँ वहां से आ जाए, then you'll have to tackle this। इसी में से कुछ combination of concepts will be able to help you solve those problems, right? As usual, इतना अगर रोलिंग मोशन अगर आपको समझ में आता है तो मुझे लगता है कि जेडब्ल्यू मेन और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चन आप ऐसे कर लोगे फट से, कोई दिक्कत नहीं होगी। एडवांस्ड के क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाओगे, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन के लिए आपको बहुत सारे केसेस अलग अलग तरह से डिस्कस करने हैं। खैर वो केसेस भी इन्हीं में से बनकर आएंगे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, in case you like the video, please do subscribe, press the like button, give me a thumbs up, share it widely with your JEE and NEET friends who are about to give their examination in 2020 or who will be giving their examination in 2021. Share it as widely as you can. In the description you have my number. You can drop me a text, you can drop me a WhatsApp, you can write it in the comment if there is any feedback जिसका इस्तेमाल करके मैं इन वीडियोस को बेहतर तरीके से अच्छा बना सकता हूं, ताकि आपको जो है एक बार में सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।